Welcome back, students. Today we will be starting forward with the uses of biotech application in our medicinal field. In last lecture we already talked about the uses of biotechnology in agricultural field, and today we will continue to discuss that what are the uses of uses of biotech in medicinal field, and under this we will discuss therapeutics, gene therapy and molecular diagnosis. Okay, and I would like to clear this point that better therapeutics and gene therapy are two different things. Please do not confuse among them. थेरापेटिक्स है बेटा कि बायोटेक की मदद से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर रहे हो मेडिसिनल वे में, ठीक है. वेयर एज जीन थेरेपी इज कि किसी डिजीज के जीन को आप ऑल्टर कर रहे हो, जीन के डिजीज के किसी डिजीज के जीन के लिए किसी डिजीज को जीन का इस्तेमाल करते हुए आप क्योर कर रहे हो, ठीक है. तो अभी शुरुआत करते हैं. देखिए, जब बात आती है बेटा थेरापेटिक्स की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड 30 थेरापेटिकल मेडिसिन आर अवेलेबल, बट इन इंडिया ओनली 12 आर परमिटेड. ऑल ओवर वर्ल्ड 30 थेरापेटिकल मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन इंडिया में उनमें से सिर्फ 12 को लाइसेंस है यूसेज के लिए, ठीक है. और इसके अंदर जो एनसीईआरटी में हमें दे रखा है वो है इंसुलिन. बेटा क्या होता है, डायबिटीज एक बीमारी है. ओके, इट इज कॉज व्हेन द बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन. आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि आप ये बताएंगे कि बॉडी में इंसुलिन बनता कहाँ है, ठीक है. व्हाट इंसुलिन इज, इट इज प्रोटीन, इट इज एंजाइम, इट इज पॉलीसेकेराइड, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल इट इज. ओके, तो बेटा डायबिटीज एक बीमारी है जो कि इंसुलिन की कमी होने से बॉडी के अंदर क्रिएट होती है. डायबिटीज के अलग अलग कैटेगरीज हैं. डायबिटीज 1 जो होती है बेटा, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होती है और इसको क्योर किया जा सकता है बॉडी में इंसुलिन दे के या प्रोड्यूस करवा के या दे के, ठीक है. तो पहले क्या होता था बेटा, हम इंसान जो है बड़ा खूंखार जानवर है. वो अपने अलावा और सभी जानवर के लिए जो है ना ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखता है. वो अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे एनिमल्स का यूज़ करता है. तो इंसुलिन के लिए भी उसने क्या दिमाग लगाया कि मैं दूसरे एनिमल्स को मारता हूँ और उनके पेंक्रिया से जो है इंसुलिन ले लूँगा, फिर ठीक है, डिराइव कर लूँगा. लेकिन और ऐसा करने के लिए इसके मेन टारगेट्स क्या थे, इसने काऊ और पिग्स को अपना टारगेट बनाया. किस किस को, काऊ और पिग्स को. काऊ से जो बेटा जो इंसुलिन काऊ से आया, काऊ के इंसुलिन एंड पिग इंसुलिन. काऊ से जो इंसुलिन आया बेटा उसको इसने बोला बोविन इंसुलिन, और जो बेटा पिग से आया उसको क्या बोला इसने, पोर्किन इंसुलिन. पोर्क फॉर पिग एंड पोर्क फॉर पोर्किन. हाँ, पोर्किन इंसुलिन, ठीक है. तो ये तरीका था जो इंसान के दिमाग में आया कि व्हाई नॉट टू यूज काउ एंड पिग्स टू डिराइव आउट इंसुलिन फ्रॉम द डेड एनिमल्स पेंक्रिया. लेकिन बेटा ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी था, लेकिन दिस कॉज्ड एलर्जी टू मैनी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. इट कॉज्ड एलर्जिक रिएक्शंस टू मैनी ह्यूमन बींग्स. क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए अलग अलग सेल्स अवेलेबल हैं, अलग अलग सिस्टम्स मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं. तो जब भी फॉरेन कोई पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है जो बॉडी जिससे फैमिलियर नहीं है, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है. और जिसको आप सप्रेस भी कर सकते हैं. और कुछ लोगों में जहाँ हाइपर इम्यूनिटी है, मतलब इम्यून सिस्टम हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं. तो दिस वॉज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन. इंसान को कुछ और ढूंढना पड़ा. तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया कि व्हाई नॉट टू लुक इन द ह्यूमन जीनोम एंड सी वेयर द इंसुलिन जीन इज मौजूद, ठीक है, प्रेजेंट. उसने इंसान का डीएनए निकाला और उसमें देखा कि हाँ ये जो है, ये जीन जो है, ये कोडिंग जो है, ये
किसके लिए कोड कर रही है, ये इंसुलिन के लिए कोड करती है। उसने उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया और क्या किया, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो अपना बायोटेक में हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जो है रेप्लिकेट करवाया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाया, जिसकी मदद से क्या हुआ बेटा, जो mRNA से प्रोटीन जनरेट हुआ ना, this is the protein generated by the translation of the mRNA which occurs or arises from the human genome। लेकिन गड़बड़ की बात क्या रही बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना ये चेन, ये है पॉलीपेप्टाइड्स की चेन। इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। जो इंसान के mRNA से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन चेन बनती है, वो बेटा ये बनती है। इसमें 3 पोर्शंस हैं, पोर्शन ए, पोर्शन बी एंड पोर्शन सी। ठीक है, ये ए पोर्शन, ये सी पोर्शन और ये बी पोर्शन। अब बेटा देखो, दिक्कत वाली बात क्या क्रिएट हुई कि ह्यूमंस के अंदर बॉडी में मैकेनिज्म की या सेल्स इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वो ए को और बी को ज्वाइन करती हैं आपस में, सी को रिमूव करने के बाद। यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ से और यहाँ से कट लगाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन पे, ये रिमूव हो जाता है। और ये जो ए और बी है ना बेटा, ये डाइसल्फाइड लिंकेज से, डाइसल्फाइड लिंकेज के साथ आपस में ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, सपोज दिस इज द ए चेन एंड दिस इज द बी चेन। फाइन। हमने बैक्टीरियाज के अंदर रेप्लिकेशन तो करवा लिया, रेप्लिकेशन करवा लिया मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवा लिया, ट्रांसलेशन करवा लिया, रिजल्ट हमारे पास ये आया। तो ह्यूमन बीइंग ने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, कम से कम बैक्टीरिया ने इतना तो किया। अब ह्यूमन बीइंग्स इंडस्ट्री में क्या करते हैं बेटा, लैब में क्या करते हैं कि यहाँ कट लगवाते हैं एंजाइम से और इसको हटा के और ए और बी को डाइसल्फाइड लिंकेज करवाते हैं लैब के अंदर। ठीक है, यानी कि ये इतने यहाँ तक प्रोसेस चला किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और फिर ये वाला प्रोसेस उसने अलग से लैब में करवाया। फाइन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पूरा फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, ये किया था एक अमेरिकन कंपनी एल लिली ने, और इसको किस ईयर में किया गया, 1983 में। ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, ह्यूमन, अच्छा ये जो इंसुलिन है ये होता है बेटा प्रो इंसुलिन। What it is? Pro-insulin. And the final result is mature insulin. ये बनने के बाद में इसको फिर ह्यूमन बीइंग्स ने बॉटल्स में पैक किया एंड दे सेल इट फॉर इंजेक्शन यूजेज। ह्यूमन इंसुलिन की जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेटा, ये 51 एमिनो एसिड से बनी हुई है। ये आप लिख लीजिए, ये बुक में भी नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 51 एमिनो एसिड से बनी हुई है, जिसमें कि ए चेन के अंदर 21 है और बी चेन के अंदर 30 एमिनो एसिड्स मौजूद हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो जो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ तक का जो रिएक्शन चल रहा है ना बेटा, ये जो प्रो इंसुलिन हम फॉर्म करवा रहे हैं, इसके लिए हमने कौन सा बैक्टीरिया यूज करना है, वी हैव टू यूज E. coli for it. I hope this is clear. I hope this is clear. चलें आगे। इसको साथ साथ बेटा आप बुक से पढ़ेंगे वरना समझ नहीं आएगा। चलते हैं आगे, 1 मिनट रुकिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है जीन थेरेपी का। सबसे पहले जीन थेरेपी है क्या? देखो नेम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि जीन्स की मदद से आप किसी चीज़ की थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हो। थेरेपी किस चीज़ की प्रोवाइड करोगे? जब कोई डिजीज बॉडी के अंदर कॉज हो रखा है। तो जीन थेरेपी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ इंसर्शन ऑफ हेल्दी जीन इन अ बॉडी। यही लिखा है मैंने यहाँ, जिसको दिखाई ना दे वो ध्यान से सुना करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इंसर्शन ऑफ हेल्दी जीन इन अ बॉडी इज व्हाट जीन थेरेपी इज ऑल अबाउट। नाउ यू कैन refine this definition by using the word periodic. Periodic infusion of healthy gene into patient is gene therapy.
यहाँ आप क्या करते हो बेटा, कोई बीमारी है उसका जीन आप देखते हो कि भाई क्या जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, उसमें म्यूटेशंस हो रही हैं तो आप उसका पता करते हो, ठीक है, उसमें म्यूटेशंस हो रही हैं तो आप उसका पता करते हो प्रोब की मदद से। प्रोब के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आओ देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले जीन थेरेपी का इस्तेमाल कब किया गया बेटा, इट वॉज डन इन 1990। एक 4 साल की लड़की थी जिसको स्किड हो रखा था। स्किड क्या है बेटा, सीवियर कॉमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आई होप इट इज करेक्ट, यस, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख लो, इम्पोर्टेंट है। कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या था बेटा, ये जो बच्ची थी इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, ठीक है। दिस गर्ल वाज केप्ट इन अ जार सिंस हर बर्थ एंड शी वाज नेवर अलाउड टू कॉन्टेक्ट और कम आउट ऑफ दैट जार और कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर एक जार के अंदर रहती थी, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बड़ी वीक थी। अब इम्यून सिस्टम जो इसका वीक था, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था बेटा, एडीए जीन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एडीए जीन होता है जिसको बोलते हैं एडिनोसाइन डीअमाइनेज जीन, ठीक है। व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एडीए, एडिनोसाइन डीअमाइनेज। एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो है एक प्रोटीन है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है, ठीक है, एक केमिकल है। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पे काफ़ी गहरा असर पहुंच सकता है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के लिए हमारे शरीर में क्या है बेटा, WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब देखो, इस लड़की का इम्यून सिस्टम वीक था। डॉक्टर्स ने पता किया कि एडीए जीन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि एडीए जीन में, ये सपोज करो डीएनए है, यहाँ ये एडीए जीन है, इसमें म्यूटेशन हो रखी है। म्यूटेशन यानी कि बेटा कि जो इसका सीक्वेंस होना चाहिए ना बेटा, वो ऑल्टर हो रखा है। जो एक्चुअल में यहाँ बेस पेयर्स का सीक्वेंस होना चाहिए वो ऑल्टर हो रखा है। उसमें कुछ ऐड भी हो सकता है, उसमें कुछ डिलीट भी हो सकता है, उसमें कुछ फ्लिप भी हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन, आई होप यहाँ से आपको क्लियर है। ये कैसे पता किया इन्होंने, प्रोब की मदद से। अब बेटा प्रोब क्या है, प्रोब जो है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो कि टैग्ड होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से, फॉस्फोरस जैसे कि, ठीक है। और इन ये जो डीएनए और आरएनए के सेगमेंट्स है ना बेटा, ये खुद हम डिजाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि एडीए के जीन का सीक्वेंस ये होना चाहिए, सपोज इट इज, सपोज एडीए जीन का सीक्वेंस ये होना चाहिए, सपोज, ओके। तो मेरे को ये पता करना है कि क्या इस बेबी में एडीए जीन नॉर्मल है, तो मैंने प्रोब डिजाइन किया। आई एम ऑलरेडी अवेयर कि जीन का सीक्वेंस ये होता है, तो इसके अगेंस्ट प्रोब मैं क्या डिजाइन करूंगी। आपको पता है कि बेटा ए हमेशा बाइंड करता है टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और जी हमेशा बाइंड करता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बन जाएंगे टी ए जी सी, जी ए एंड सी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल, ठीक है। आपका प्रोब है बेटा ये, ठीक है। आपको इसका सीक्वेंस पता था, आप डिजाइन करते हैं प्रोब्स लैब में, बनाते हैं लैब में न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से। मैंने इस पर फॉस्फोरस आयन, फॉस्फोरस वो लगा दिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ ना, इन एक्चुअली इट इज नोन एज एलिसा टेक्निक, इन एक्चुअली इट इज नोन एज एलिसा टेक्निक, enzyme linked
इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ठीक है बेटा जी। एलिसा टेक्निक है ये, जो मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो क्या होता है, हमने ये प्रोब डिजाइन कर रखा था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा रखा था। मैंने एक बोतल में डीएनए ले रखा है किसी पेशेंट का, मैंने ये प्रोब उसके अंदर डाला और मैंने इसको रिएक्ट करने का टाइम दिया, थोड़ी देर स्टेबल रख दिया है, ठीक है। रिएक्शन हो गई है, 5-10 मिनट हो गए थे रखे हुए को। अब मैं इसको वॉश करूंगी बेटा, ठीक है। तो वॉश करने पे क्या होगा, जो ये है ये वहीं तो कंबाइन होगा बेटा जहाँ एडीए का प्रॉपर जीन है, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। तो अगर ये प्रॉपर होगा तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा, हमारे पास फ्री प्रोब एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। हम वॉशिंग करेंगे तो जो फ्री प्रोब है वो निकल जाएंगे, इतनी बात क्लियर है। वॉशिंग करेंगे तो अगर बेटा बाइंड नहीं हुए होंगे तो ये फ्री प्रोब्स निकल जाएंगे। फ्री प्रोब्स के निकलने का मतलब है, कैसे पता करेंगे कि फ्री प्रोब्स अटैच हुए हैं या निकल गए हैं। बेटा ये जो पी है ना, ये हमें सिग्नलिंग देता है। कैसे, अलग अलग तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, ठीक है। आप इसको रेडियोग्राफी की मदद से देख सकते हो, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स हैं जो कि इसको मदद करती हैं डिटेक्ट करवाने में, ठीक है बेटा। दिस आर डिटेक्टेड यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स, ये यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। अच्छा देखो, नॉर्मल डीएनए विल बी हाइब्रिडाइज्ड, म्यूटेशंस normal DNA will be hybridized and mutations won't be hybridized. म्यूटेशन जहाँ हुई होगी वहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ये जो आपस में लिंकेज बनते हैं ना बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच में, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई है, मैं आशा करती हूँ आपसे। तो बेटा ये जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके तो भाई साहब एडीए जीन में गड़बड़ हो रखी है, आपने ये एडीए जीन किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट करवाया, जनरेट करवाया। आपने इस जीन को, इस डीएनए पोर्शन को बोटल्स में फिल कर रखा है, और सॉरी बोटल्स में नहीं फिल किया, आपने इस जीन को निकाल लिया किसी हेल्दी पर्सन से, इसको डब्ल्यूबीसी के अंदर डाल दिया बेटा, एडीए जीन को डब्ल्यूबीसी के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर ये एडीए जीन जब चला जाएगा तो बेटा नॉर्मल ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएंगी, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है ना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो जब बेटा नॉर्मल प्रोटीन बनाने के लिए ये डब्ल्यूबीसी सक्षम हो जाएगी तो आप इन डब्ल्यूबीसी को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, जो भी इंसान है एडीए से सफर कर रहा है उसके अंदर। देखो, हमने जीन निकाला हेल्दी पर्सन का और हमने उसको इंसर्ट किया डब्ल्यूबीसी के अंदर। डब्ल्यूबीसी के अंदर इंसर्ट करने के बाद नाउ डब्ल्यूबीसी की मशीनरी जो है वो क्या करेगी, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस में उस जीन को यूटिलाइज करेगी और जीन से क्या बनाएगी बेटा, एमआरएनए और प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन कौन सा बनेगा, एडिनोसाइन डीएमाइनेज। तो बेटा हमें चाहिए भी तो यही था कि हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होने लग जाए। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी देखो, ये तो अब एडवांसमेंट के बाद आई है ना हमारे पास ये टेक्निक। यहाँ इंजेक्शंस में क्या दिया जा रहा है, यहाँ इंजेक्शंस में डब्ल्यूबीसी दी जा रही है, ठीक है। जो हम थेरापेटिक्स का यूज कर रहे थे इंसुलिन के लिए, वहाँ इंजेक्शंस के तौर पे हम केमिकल को इंसर्ट कर रहे थे बॉडी के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। ये तो अब है जो मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं एडवांसमेंट के बाद। इससे पहले क्या यूज किया जाता था, हमें पता था कि जो हमारी बोन मैरो है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम दिमाग लगाते थे क्यों ना इसी के किसी भाई बहन का बोन मैरो हम निकालें और उसको प्लेस कर दे, रिप्लेस कर दे कहाँ, जो सफरर है, जो पेशेंट है उसकी बोन मैरो में। वहाँ बोन मैरो अपने आप ग्रो करती रहेगी और उसमें से डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझदार है। इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि कब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया है और फिर उसके अगेंस्ट वो काम लेना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो बोन मैरो वॉज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस। एंजाइम रिप्लेसमेंट था
कि हम एंजाइम को रिप्लेस कर दें, प्रोटीन बनाएं और प्रोटीन को इंसर्ट करें, यानी कि एडिनोसाइन डीएमाइनेज को हम डालें बॉडी के अंदर, जैसे इंसुलिन को डाल देते इंजेक्शन से। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता और इसके भी अगेंस्ट बॉडी जो है एक्शन लेना शुरू कर देती है। तो इसीलिए हमने जीन को डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी में डाला और डब्ल्यूबीसी इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया कि भाई ठीक है अब डब्ल्यूबीसी अपने आप इस चीज़ को प्रोड्यूस करती रही। आई होप दिस इज क्लियर। आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम एलिसा और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, प्लस वी विल बी कवरिंग ट्रांसजेनिक एंड इथिकल इश्यूज। तो अगली क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, आप इसको यहाँ तक एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिएगा।